नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की जो जीडीपी रैंकिंग है ये अब गिर गिर कर रैंक 6 पे आ गई है। पहले हम जापान के पीछे चले गए, उसके बाद अब यूके भी हमसे वापस आगे निकल चुका है। रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा गिरी है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जो हम 4th रैंक पर आ गए थे, वहां से गिरकर पहले 5th रैंक, अब हम 6th स्पॉट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत के पर्सपेक्टिव से कि भारत अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। ये चीज अपडेट कर दी गई है आईएमएफ द्वारा। वर्ल्ड डेटा हर जगह में ये चीज आपको मिलेगी अपडेटेड, और इसका इंपैक्ट भी हम हर जगह देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, भारत की जो स्टॉक मार्केट है ये भी बहुत ज्यादा करेक्ट हुई है, काफी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने। इंडिया की स्टॉक मार्केट आप अगर देखो 10% करेक्ट हुई है। बाकी स्टॉक मार्केट्स भी चाहे ग्रोथ में इतनी ज्यादा आगे ना रही हो, मगर वहां पे इतना अग्रेसिव करेक्शन नहीं आया जितना भारत की स्टॉक मार्केट में आया है। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है, इन्वेस्टर इवेल्युएट करता है। पहले मैं निवेश कर रहा था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, अब मैं निवेश कर रहा हूं 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में। और अब जो प्रॉमिस पहले किए गए थे कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा या जो हम आगे और ग्रोथ करेंगे, अब सारे प्रोमिसेस रीइवैल्यूएट करने होंगे। अब फिर से हमारे जो टारगेट्स हैं ये रैंक 3 की जगह हो गए हैं रैंक 5 के, रैंक 4 के फिर से प्लान करो कि पहले यूके को बीट करेंगे, फिर जापान को बीट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर भी पड़ेगा। नाउ अभी भी वैसे मैं आपको ये बता दूं, आईएमएफ की कैलकुलेशन के हिसाब से भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये आ जाती है कि आप ग्रो तो कर रहे हो, मगर जो आपकी करेंसी है ये ऐसी तेज स्पीड से नीचे गिर रही है कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू है उसकी ही वैल्यू इतनी जरा कम हो जाती है कि आप रैंकिंग में गिर जाते हो। भारत इस रैंक में पहले जापान से व यूके से पीछे इसलिए चला गया क्योंकि भारत की जो करेंसी है रुपी, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई। अभी भी आप अगर देखो तो इंडियन रुपीज 93 रुपीज पर यूएस डॉलर के आसपास खड़ा हो चुका है। आज से कुछ साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडियन रुपीज जो 82-83 रुपीज के आसपास हुआ करता था, ये सीधा 93 पहुंच जाएगा इतनी जल्द। और जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसीज है जिसकी वजह से पूरा एशिया सफर कर रहा है, ये रुपी बिल्कुल $1 इक्वल्स टू 100 रुपी के आसपास भी जा सकता है। और आज से 4 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री $1 अब 90 रुपी के आसपास पहुंच चुका है। और मैंने आपको इस वीडियो में कई रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जहां पे क्लेम किया जा रहा है कि रुपये हो सकता है कि आगे जाकर और गिरे। उस वक्त कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग गई थी, उनको लगा कि अरे ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो, नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो। हमने कहीं और पे देखा है, एक और आदमी कह रहा था कि रुपये अभी रीबाउंड करेगा, हम वापस 70 रुपीज पर डॉलर पहुंच जाएंगे, 60 रुपीज पर डॉलर पहुंच जाएंगे। देखिए ये पॉसिबल नहीं है जब तक दो चीजें हम ठीक नहीं करते। पहला, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जितना हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा कम बेच रहे हैं। जब तक ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नेगेटिव में बना रहेगा तब तक रुपये की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा कम दिखेगी। और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, ऐसा नहीं है कि ड्रामेटिकली अभी बढ़े हैं। और अभी तो देखिए जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को बहुत झटके लग सकते हैं। पहली बात तो ये, जो रेमिटेंसेज आती थी, भारतीय लोग यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में काम करके पैसा वापस भेजा करते थे, उसमें भी कमी आ रही है। कई इंडियंस वापस आ चुके हैं, काम रुक चुका है काफी जगह। फिर जो हम कच्चा तेल परचेज करते थे, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे, इसके दाम काफी हद तक बढ़ गए हैं। इस सब की वजह से कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी टोटल जीडीपी का 2% हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव है। हमारा देखिए इससे पहले जो सीएडी था ये 1.5% के आसपास था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इन इट्स बेस केस द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट सीएडी ऑफ 1.5% ऑफ जीडीपी बट वार्न्स दैट एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड सस्टेन्ड एनर्जी प्राइसेस शॉक्स कुड पुश इट अप टू 2%। अगर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच गया 2% ऑफ आर जीडीपी, फिर इंडियन रुपये की भी काफी यहाँ पे मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन हो सकती है। और ओवरऑल इंडियन रुपये इस तरीके से गिरता गया तो हमें वापस यूके को ओवरटेक करने में भी काफी प्रॉब्लम आएगी। भारत को इस वक्त बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता है। और जब मैं कहता हूं बड़े, मैं यहाँ पे कहूंगा ऐतिहासिक निर्णय। हमें कुछ लिटरली ऐसे स्टेप्स लेने होंगे
जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। नहीं तो इंडियन रुपये की एक बार वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, फिर उसको रिकवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रुपये की वैल्यू को प्रोटेक्ट करें। नहीं तो जो भी हम जीडीपी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका कुछ फायदा नहीं है। कल को आप अगर 7-8% के आसपास भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी अगर आपकी करेंसी लगातार गिर रही है, आप जीडीपी रैंकिंग में जापान या फिर जर्मनी या फिर यूके इन सबसे पीछे ही रहोगे। अभी भी आप अगर देखो, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जापान से ज्यादा है, यूके से ज्यादा है। रुपया आप अगर देखो इतना ज्यादा वीकन हुआ है, फ्रॉम 84 रुपीज पर डॉलर टू 88 रुपीज इन 2025 और अब जाकर 93-94 के आसपास। सिंस ग्लोबल जीडीपी को मेजर करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो बेसिकली हमारे जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है ये ही ओवरऑल काफी कम मानी जा रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल जीडीपी टेबल्स मेजर इकोनॉमीज आफ्टर कन्वर्टिंग लोकल आउटपुट्स टू द यूएस डॉलर। व्हेन द रूपी लूजेस वैल्यू, इंडियाज एक्सपेंडिंग आउटपुट ट्रांसलेट्स इनटू फ्यूअर डॉलर्स ऑन पेपर, मेकिंग द इकोनॉमी लुक स्मॉलर रिलेटिव टू द पीयर्स इवन इफ एक्टिविटी एट होम इज राइजिंग। ये अपने आप में काफी अनफेयर भी है कि रुपये की वैल्यूएशन गिरने की वजह से ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी का साइज है ये कम माना जा रहा है। और इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इस तरीके से आएगा कि अब इन्वेस्टर्स भी भारत से पैसे निकालेंगे, उनको लगेगा कि चलो हम ज्यादा बड़ी इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें पहली बात तो अपनी रुपये की वैल्यू को इंप्रूव करने के मेजर्स उठाने होंगे। इसके लिए एक स्टेप हमने ये लिया है कि जो स्पेकुलेशन होती है इंडियन रुपये को लेकर, उस पर हमने काफी एक्शन लिया है। उसकी वजह से हमने देखा है कि इंडियन रुपये की वैल्यू थोड़ी बहुत वापस रिकवर हुई है। बट आई थिंक अब समय आ चुका है कि भारत इंश्योर करे कि हमारे रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वॉर्स हैं, ये जल्दी समाप्त। इसके लिए परहैप्स हमको एक प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिकल पॉलिसी चाहिए होगी, जहां पर हम इन सब बड़े प्लेयर से बात करें और इंश्योर करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट कई महीनों ना चले। आपके सामने ही है, अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और यूएसए की अभी भी खत्म नहीं हुई है, 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट कई हफ्तों तक चलेगी अभी, और अभी भी पता नहीं है कि यूएस जिस तरीके से प्लान कर रहा है 10,000 सोल्जर्स को ये डिप्लॉय करेंगे मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके से इजराइल अभी प्लान कर रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म होगी या नहीं होगी। और फिर एक प्रॉब्लम अब ये भी आती है कि अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करना चाहे तो उसका वेवर नहीं है। रिसेंटली यूएसए ने यह अनाउंस किया है कि अब ये रशियन ऑयल परचेज करने का जो वेवर है कई इकोनॉमीज को देंगे नहीं। तो अब वापस हमारे सामने जो ऑप्शंस है ऑयल परचेज करने की काफी लिमिटेड हो जाती है। घूम फिर के यूएसए कहेगा कि जो वेनेजुएला का तेल है वो आप परचेज करिए। तो कहीं ना कहीं देखिए हमें इस वक्त बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, काफी सारे मुश्किल निर्णय लेने होंगे, तभी हम इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो देखिए यूएस को कोई परवाह नहीं है। एक तरफ मैं देख रहा हूं ट्रम्प बोलते हैं मेरा आसिम मुनीर, माय फेवरेट आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल वगैरह। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वॉर की वजह से इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई है, इनकी पूरी जो कैपिटल है ये अंधेरे में है इस वक्त। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister. अब पाकिस्तान के आसिम मुनीर ये तेहरान के मिनिस्टर से मिलने के लिए गए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। बट यूएसए को कोई परवाह नहीं है कि भारत की इकोनॉमी के साथ क्या होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या होता है, या फिर रीजन में एशिया में बाकी जो इकोनॉमीज हैं ये कैसे सफर करती है। आई थिंक अब कलेक्टिवली हम सभी कंट्रीज को इंश्योर करना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से पहले ऑपरेट करता रहा वैसे ऑपरेट करे, नहीं तो इट विल डैमेज आवर इकोनॉमीज इन द लॉन्ग रन। समथिंग नीड्स टू बी डन प्रोएक्टिवली। मैं कहूंगा कि इस वक्त हिस्टोरिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर हम इस वक्त बिल्कुल वेट एंड वॉच करते रहते हैं तो डैमेज ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ेगा और रुपये की वैल्यू भी उसके हिसाब से प्रिज्यूमेबली जिस तरीके से बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। और एक बार को आप कह सकते हैं कि जो आज के समय जो स्थिति है ये देखकर दुख भी लगता है, हम काफी पीछे हो गए। देखिए ये चेंजेस जियोपॉलिटिक्स में आते हैं, याद रखिएगा 1999 तक तो हम लोग टॉप 20 जो है जीडीपी दुनिया की वहां पर भी नहीं आते थे। हमसे आगे स्वीडन था,
साउथ कोरिया था, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, बेल्जियम, ऐसे देश हुआ करते थे। जापान रैंक 2 पे था। चाइना भी आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको दूर दूर से नहीं दिखेगा। इंडिया चाइना की जो एंट्री है यही पिछले 20-25 सालों में हुई है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पे इस तरीके से इंडिया चाइना बोथ द कंट्रीज स्टार्टेड राइजिंग वेरी क्विकली। और उसके बाद हमने देखा है कि इस लिस्ट में यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना का क्या क्विक राइज हुआ है। अब बिल्कुल ये यूएस के पीछे चले जाएंगे और विद इन अ फ्यू इयर्स चाइना यहां पर पहुंच गया। इंडिया अभी भी यहां पर है, थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि यूके और जापान से आगे निकले। इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, देयर विल बी सम इश्यूज, बट आई बिलीव जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इवेंचुअली आफ्टर सम इयर्स 2027-28 तक हम यूके जापान इनसे आगे निकलकर इवेंचुअली जो हमारा राइटफुल स्पॉट है फॉर द नेक्स्ट फोरसीबल फ्यूचर, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वहां तक पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए हमें बड़े डिसाइसिव निर्णय लेने की आवश्यकता है।